नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अब बिना रजिस्ट्रेशन के हिमाचल में एंट्री की जाएगी। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। इंटरस्टेट बसों की आवाजाही पर भी रोक अभी बरकरार है। हिमाचल में खुलेंगे सभी बार। सरकार ने इजाजत दे दी है बार खोलने की। इसके साथ ही मास्क लगाकर शराब परोसेंगे कर्मचारी। हर आने वाले की थर्मल स्कैनिंग होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब बिना रजिस्ट्रेशन के हिमाचल में एंट्री दी जाएगी। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। इंटरस्टेट बसों की आवाजाही पर रोक बरकरार है। हिमाचल में सभी बार खोलने की सरकार की तरफ से इजाजत दे दी गई है, लेकिन पूरी एहतियात के साथ बार खोलने की इजाजत दी गई है। मास्क के साथ जो है कर्मचारी शराब को परोसेंगे। हर आने वाले की थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हिमाचल से जुड़ी हुई, जहां पर अब बिना रजिस्ट्रेशन के हिमाचल में एंट्री दी जाएगी। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, आपसे ये जानना चाहूंगी कि बिना रजिस्ट्रेशन के अब हिमाचल में एंट्री की इजाजत दे दी गई है और क्या कुछ अहम फैसले हिमाचल सरकार की तरफ से कैबिनेट की बैठक में लिए गए? बिल्कुल कुसुम, देखिए पिछले कल ये कैबिनेट की बैठक हुई है और विधानसभा में ही जो सत्र चल रहा था उसके तुरंत बाद ये बैठक हुई है और इसमें महत्वपूर्ण फैसला यही है कि अब हिमाचल प्रदेश के द्वार हर किसी के लिए खुल गए हैं। अब किसी को भी प्रदेश में आने के लिए कोविड पास की यानी ई पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो एहतियात है वो बरतने होंगे और उसको लेकर SOP आज जारी हो जाएगी और आज अधिसूचना भी इस बात की जारी हो जाएगी कि बॉर्डर जो है सबके लिए खुल गए हैं। उसमें चाहे पर्यटक हो या फिर वो आम इंसान हो, जो प्रदेश का हो व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो जो है अब यहाँ पर आ सकता है और उसे किसी भी प्रकार के पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लंबे समय से ये जो निर्णय वो उसका इंतजार किया जा रहा था और केंद्र सरकार की पहले से ही गाइडलाइन है कि किसी को भी आने जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, कोई पास की जरूरत नहीं होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत व्यवस्था जो है वो तमाम राज्य सरकारें ऐसी व्यवस्थाएं खत्म कर दें। लेकिन प्रदेश सरकार ने पिछली कैबिनेट बैठक में 15 सितंबर तक ये रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बढ़ा दी थी, लेकिन अब ये जो है वो खत्म कर दी गई है और आज जो अधिसूचना जारी होनी है उसमें अब आज से प्रदेश के जो द्वार हैं वो सबके लिए खुले माने जाएंगे। लेकिन उसमें SOP जो आनी है उसमें पर्यटकों को लेकर क्या बातें होंगी, या जो आम नागरिक आएगा यानी जो प्रदेश का ही रहने वाला है वो प्रदेश में आना चाहता है या कोई और व्यक्ति अपने कामकाज के लिए आना चाहता है, उसके लिए SOP अलग से आनी है कि क्या क्या एहतियात उसमें बरतनी है। क्योंकि पर्यटकों को लेकर अगर खास तौर पर बात करें तो जिस तरह से 2 दिन की होटल की कंफर्म बुकिंग ये एक नियम था और इसके साथ साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भी 96 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट उन्हें लानी होती थी। तो उसमें ये देखना होगा कि अब जो है उसमें क्या जो है एहतियात बरती गई है, क्योंकि वो SOP में आना है अब, क्योंकि नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत उन्हें नहीं पड़ेगी। लेकिन होटलों में कैसे वो जाएंगे, वहां पर क्या थर्मल स्कैनिंग होगी और ये बात भी कही गई है कि अगर कोई लक्षण वाला व्यक्ति आता है तो उसे उसका जो है कोविड टेस्ट जो है इमीडिएट किया जाएगा। और प्रदेश में करीब 6 से 7 जिलों में राज्य सरकार ने फैसला किया है कि कुछ ऐसे डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का निर्माण किया जाएगा जो केवल कोविड के काम के लिए ही होंगे और वो जो है एक अस्थायी तौर के वो अस्पताल होंगे और 15 से 16 दिन के भीतर जो है वो सारे अस्पताल तैयार किए जाएंगे ताकि जो बाकी अस्पताल है उनका बोझ कम हो सके जो अभी डेडिकेटेड कोविड अस्पताल प्रदेश में है। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय कह सकते हैं और इस तरह से जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की व्यवस्था है उसको भी खत्म करके होम क्वारंटीन को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर कोई लक्षण वाला व्यक्ति बाहर से आता है या हाई लोड सिटी से आता है तो उसे सीधे होम क्वारंटीन भेजा जाएगा। लेकिन पहले ये देखा जाएगा, जो स्वास्थ्य विभाग है, आशा कार्यकर्ता हैं, वो देखेंगे कि क्या उस व्यक्ति के पास होम क्वारंटीन की सुविधा है घर में या वो अकेले में रह सकता है। अगर उसके पास व्यवस्था है तो उसे सीधे घर भेजा जाएगा, अगर नहीं है तो उसे फिर जो है क्वारंटीन किया जाएगा, जहां पर इन्होंने कुछ एक सेंटर रखे होंगे क्वारंटीन के लिए। तो
तो ऐसे में ये जो प्रावधान अभी किए गए हैं, लेकिन डिटेल्ड जो आज जो एसओपी आनी है उसमें देखना होगा कि क्या कुछ होगा। इसके अलावा जो कैबिनेट बैठक में जो पिछले कल फैसला हुआ है, प्रदेश में एक नर्सिंग कॉलेज खोलने को लेकर भी मंजूरी मिल गई है, लेकिन वो उस स्थान पर खोला जाएगा जहां पर 100 बेडेड अस्पताल होगा। तो प्रदेश में ऐसी जगह छांटी जाएगी और जहां सुइटेबल हो सबके लिए वहीं पर ये नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। और जिस तरह से नर्सिंग के लिए जीएनएम का कोर्स होता है, वो तमाम कोर्स अब बंद करके अब केंद्र सरकार की तर्ज पर ही बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग प्रदेश सरकार शुरू करने जा रही है। जी कुसुम। जी प्रदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि कई अहम फैसले कैबिनेट की तरफ से लिए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है जिसका लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था, वो ये है कि अब बिना रजिस्ट्रेशन के हिमाचल में एंट्री दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई है, लेकिन इंटरस्टेट बसों की आवाजाही पर अभी भी रोक लगातार बरकरार है, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर अभी इंटरस्टेट बसों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। और हंगामे के बीच लोकसभा में कृषि बिल पास कर दिया गया है। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक भी पारित कर दिया गया है। विपक्षी दलों के अलावा एसएडी ने भी किया विरोध। सुखबीर बादल ने बिल के विरोध में वोटिंग की। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस दौरान वॉकआउट भी कर दिया सदन से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हंगामे के बीच लोकसभा में कृषि बिल पास कर दिया गया है। वो कृषि बिल जिसे लेकर किसान संगठन लगातार विरोध जता रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि इस बिल को ज्यादा अभी समझने की जरूरत है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। बिना समझे इस तरह का प्रदर्शन सही नहीं है। इसके साथ ही आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक भी पारित कर दिया गया है। विपक्षी दलों के अलावा एसएडी शिरोमणि अकाली दल ने भी इसका विरोध किया है। सुखबीर बादल ने बिल के विरोध में बाकायदा वोटिंग की और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस दौरान सदन से वॉकआउट भी कर दिया। और सुखबीर बादल ने खुलकर केंद्र की खिलाफत की है। संसद में कृषि विधेयक के खिलाफ बोले सुखबीर बादल, बिल लाने से पहले हमसे पूछा तक नहीं गया। अकाली दल ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ कि ऑर्डनेंस लिया रहे हो, पर ये ऑर्डनेंस विच कई ऐसी शंके है जो पंजाब के किसान या आम किसानों के मन च है। सो जिन्ना तक आ शंके दूर नहीं होंगे, आपां नूं ऑर्डनेंस नूं डिले करना चाहिए। पर जो ऑर्डनेंस पास करता कैबिनेट ने, पिछले 2 महीने लगातार असी किसानों नाल गल कीती, व्यापारियों नाल गल कीती, आड़तियां नाल गल कीती। उन्होंने दे जो शंके सी उन्होंने बारे मैं कुछ पता करने की गल की। जो सिस्टम पंजाब च बने, हरियाणे च बने, वो जा सिस्टम किते हिंदुस्तान च नहीं है। सो दूजे सूबियां च इसदा असर होए या ना होए मैं नहीं कह सकता, पर जो पंजाब के किसानों की भावना है वो चाहते हैं कि साडी जो आशंकाएं हैं, साडे जो क्वेश्चन है वो आंसर मिले। पर अफसोस ना कहना पड़ता है कि आंसर नहीं मिले। जी शंका की है, जी मैं 1 मिनट वास्ते मैं एंड करना। तो कृषि विधेयक पारित हो गया है, लेकिन कृषि विधेयक पारित होने पर सियासत भी लगातार जारी है। इस पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी भड़क गए। नए कानून को कोर्ट में चुनौती देने का उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है। केंद्र ने किसानों के हितों पर सीधा हमला किया है, यह कहना है सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। किसानों को बर्बाद करने की साजिश रची गई है। केंद्र की साजिश में अकाली दल भी शामिल है। आज राज्यपाल से सीएम कैप्टन मिलने वाले हैं। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात करेंगे। पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ भी उनके साथ होंगे। राज्यपाल से मिलकर केंद्र की करेंगे शिकायत, ये कहना है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से, जिन्होंने ये कहा है कि कृषि विधेयक पारित होना सही नहीं है। केंद्र ने किसानों के हितों पर सीधा हमला किया है। किसानों को इस बिल के जरिए बर्बाद करने की साजिश रची गई है।
और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने की विधायकों के साथ मुलाकात। सीएम आवास पर कई अहम मसलों पर बातचीत हुई है। मनेठी गांव के एम्स को लेकर भी मंथन किया गया है। बीजेपी और जेजेपी के विधायक इस बैठक में अहम तौर पर मौजूद रहे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे। पिछले दिनों से ही कोरोना को मात देकर लौटे हैं सीएम। पहले अधिकारियों और फिर विधायकों से मुलाकात की है और इस मुलाकात में कई मसलों पर चर्चा की गई है, मंथन किया गया है। विधायकों के साथ मुलाकात में मनेठी गांव में एम्स को लेकर खास तौर पर चर्चा हुई। बीजेपी और जेजेपी के विधायक इस बैठक में मौजूद रहे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे। पिछले दिनों ही कोरोना को मात देकर सीएम मनोहर लाल वापस लौटे हैं और वापस लौटते ही उन्होंने अपना कामकाज फिर से शुरू कर दिया है। सबसे पहले विधायकों से मुलाकात की है और कई मसलों पर एक बार फिर चर्चा करते हुए दिखाई दिए। और खबर चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ में इंटर स्टेट बस सेवा आज से शुरू हो गई है। पंजाब हरियाणा से आ जा सकेंगी बसें। कोरोना के चलते बंद थी इंटर स्टेट बस सेवा। मोहाली और जीरकपुर तक आ रही हैं बसें। सेक्टर 17 का बस स्टैंड फिर शुरू कर दिया गया है। बसों और बस स्टैंड को अच्छे से सैनिटाइज किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए राहत भरी खबर है। चंडीगढ़ में आज से इंटर स्टेट बस सेवा शुरू कर दी गई है। पंजाब हरियाणा से अब बसें आ जा सकेंगी। कोरोना के चलते इंटर स्टेट बस सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज से इसे शुरू कर दिया गया है। मोहाली और जीरकपुर तक ही पहले बसों की सेवा चालू थी। सेक्टर 17 का बस स्टैंड भी अब शुरू कर दिया गया है। बसों और बस स्टैंड को अच्छे से सैनिटाइजेशन की बात कही गई है। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के 7वें दिन हंगामे के साथ आगाज हुआ है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायकों ने स्पीकर के साथ दफ्तर के बाहर धरना दिया। स्पीकर के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन जोरदार किया गया और आखिर क्यों यह धरना प्रदर्शन किया और क्यों यह बवाल काटा गया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हंगामे के साथ हुए मानसून सत्र के 7वें दिन का आगाज कांग्रेस ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही धरना देकर किया। स्पीकर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे ये कांग्रेस विधायक हैं। हिमाचल विधानसभा में ये तस्वीर पहले कभी नहीं देखी गई। पहले कभी नहीं हुआ कि किसी विपक्षी पार्टी के विधायक यूं स्पीकर के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हों। दरअसल इनका आरोप है कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। अनसाइटेड एजेंडा नहीं चलेगा, गवर्नमेंट का एजेंडा नहीं चलेगा। और जो हमने 130 के तहत दिए हैं, 62 के तहत दिए हैं और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जो हमारा राइट है, जो अंदर बोला जाता है उसको एक्सपेंज कर देना। जैसे शिमला मटौर का कल हुआ, आप किसी ने नहीं छापा, सिर्फ इसलिए कि विधानसभा ने ये कह दिया कि हमने जो है इसको हटा दिया। ये तो छप सकता है ना कि वहाँ पे हंगामा हुआ, वहाँ पे इस पे क्या बात हुई। धरने पर बैठे विधायकों को मनाने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज स्पीकर के चैम्बर के बाहर पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने उनकी एक न सुनी। काफी देर तक गहमा-गहमी के बाद स्पीकर खुद विपक्षी विधायकों को मनाने पहुंचे और उन्हें अपने चैम्बर में ले गए। कुछ देर चर्चा के बाद कांग्रेस विधायक बाहर आए। स्पीकर और कांग्रेस विधायकों की बातचीत के बाद सुरेश भारद्वाज ने बताया कि विपक्ष को हाउस से संबंधित कुछ शिकायतें थी, जिन्हें बातचीत से सुलझा लिया गया। कुछ जो है वो हाउस से संबंधित जो है वो मांगे थी, उस पर स्पीकर साहब के साथ जो है वो बात कर सकते थे, जैसी बाद में भी बात की है। क्योंकि लोकतंत्र में आज प्रजातंत्र दिवस है। लोकतंत्र में जो है वो विधानसभा के सदन, समितियां अथवा लोकसभा राज्यसभा के सदन जो हैं वो चर्चा के स्थान होते हैं। उसमें चर्चा करके और सदन के अंदर कैसे प्रोसीजर करना है उस पर स्पीकर से बातचीत करके किया। जैसे तैसे सदन की कार्यवाही को शुरू किया गया। कांग्रेस ने सभी काम रोककर सदन में कई चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ने मांग को ठुकरा दिया, जिसके बाद सदन में विपक्ष ने फिर से हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रदीप ठाकुर, न्यूज़ 18 शिमला। और इधर विपक्ष के धरने पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जो विधानसभा में हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। विपक्ष को अपनी बात स्पीकर से कहनी चाहिए थी। स्पीकर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते।
आज नियम 67 के अंतर्गत फिर से विपक्ष ने एक विषय उठाने की कोशिश की, हिमाचल प्रदेश में जमीन से जो संबंधित मामलों की। जब अध्यक्ष महोदय जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि इस सारे मामले को लेकर के आपने जो नोटिस दिया है इसमें मैंने सरकार को टिप्पणी के लिए कहा है, और मुझे लगता कि वो व्यवस्था ही उचित है और ऐसे ही किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो शोर डालते रहे, अपनी बात कहते रहे और आखिरकार सदन से चले गए। सिर्फ समाचार पत्रों की सुर्खी बने कि हम सदन से उठ करके चले गए, ये मुझे लगता कि रोजाना ये करना उचित नहीं। और चलिए अब आपको तीनों राज्यों का कोरोना का अपडेट देते हैं। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। खौफनाक तरीके से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और डराने वाले आंकड़े भी अब सामने आ रहे हैं। हरियाणा में 1 लाख के करीब कोरोना के केस पहुंच चुके हैं। सूबे में 24 घंटे में करीब 2500 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। गुरुग्राम में जबरदस्त कहर देखा जा रहा है। 324 नए मरीज यहां मिले हैं। फरीदाबाद की अगर बात करें तो 270 नए केस फरीदाबाद में भी दर्ज किए गए हैं। हिसार में 195, अंबाला में 190 नए केस सामने हैं। पंचकुला में 181, फतेहाबाद में 173, करनाल में 149, रोहतक में 151 नए केस सामने हैं। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र में 145, पानीपत में 121 नए केस मिले हैं। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना से 26 मरीजों की मौत हो गई है। करनाल में 5 मरीजों की मौत हुई है। पंचकुला में 4 और कैथल में 3 मरीजों की मौत हो गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, हिसार और कुरुक्षेत्र में 2-2 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। हरियाणा में अब तक कुल 98,662 केस हो चुके हैं। 1026 की मौत हो चुकी है और अब तक 77,166 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि 20,430 एक्टिव मामले हैं। और इसके साथ ही पंजाब का कोरोना अपडेट आपको देते हैं, जहां पर खतरनाक तरीके से रफ्तार लगातार जारी है। पंजाब में कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। पंजाब में मौत का आंकड़ा 2500 को पार कर चुका है। 24 घंटे में कोरोना से 90 लोगों की मौत हो गई है। लुधियाना में 19 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जालंधर में 12 और अमृतसर में 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। गुरदासपुर की अगर बात करें तो 8, होशियारपुर में 6 लोगों ने दम तोड़ दिया है। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 2,481 मामले दर्ज किए गए हैं। लुधियाना में सबसे ज्यादा 409 नए केस सामने आए हैं। जालंधर में 261, अमृतसर में 214 नए केस दर्ज किए गए हैं। पटियाला में 204, मोहाली में 188 नए केस मिले हैं। पंजाब में 24 घंटे में 1,815 मरीज रिकवर भी हुए हैं। पंजाब में कुल 84,482 मामले अब तक हो चुके हैं। 2,514 ने अब तक कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। 60,814 रिकवर हो चुके हैं, जबकि 21,154 एक्टिव मामले हैं। और इसके साथ ही हिमाचल का कोरोना अपडेट आपके सामने। हिमाचल में कोरोना से 10,000 के आंकड़े जो है वो पार कर चुके हैं। 24 घंटे में 419 नए केस दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में ही रिकॉर्ड 8 मरीजों ने कोरोना के यहां पर दम तोड़ दिया है। 24 घंटे में 250 संक्रमित रिकवर भी हो गए हैं। हिमाचल में कुल 10,335 केस है। 88 की मौत हो गई है। 6,417 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही 3,801 एक्टिव केस है। तो हिमाचल में भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी बात यह कि रिकॉर्ड आंकड़े जो है वो लगातार सामने हैं। 10,000 के पार यहां पर आंकड़े हो चुके हैं। 8 मरीजों की 24 घंटे में मौत हो चुकी है। इसके साथ ही 419 नए केस कोरोना के दर्ज किए गए हैं। और बात फरीदाबाद की करते हैं। फरीदाबाद में अवैध मकान और झुग्गियों को हटाने का काम तेज हो गया है। सेक्टर 4 नहर के किनारे बने सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध झुग्गियों को हटा दिया गया है। प्रशासन के पीले पंजे ने हजारों लोगों को यहां पर बेघर करके रख दिया। सारा जिंदगी कमाया मैंने, सब लगा दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगी? रो क्यों रहे हैं आप? बताएं क्या हुआ, क्या है? तोड़ रहे आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा, क्या कर रहे हैं सब?
कोई 40 तो कोई 60 साल से यही सरकारी जमीन पर बनी इन झुग्गियों में रह रहा था, जिन्हें अचानक बिना नोटिस दिए उजाड़ दिया गया और यहाँ रह रहे हजारों लोगों को एक ही झटके में बेघर कर दिया गया। प्रशासन के इस रवैये से ये लोग स्तब्ध थे। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनके साथ ये ऐसे क्यों किया गया। क्या शरण मांग रहे क्या? हम क्या आपकी स्थानीय नहीं पहुंची है जो शरण मांग रहे? हम क्या बांग्लादेश से आए जो नागरिकता मांग रहे? हमारे दादा परदादाओं ने अपनी मेहनत कमाई भी में हाथ मिला 2-3 साल 3-4 लाख बना के मुकाबला जमीन छोटा था, रहने का दिक्कत थे, फैमिली हमारी बड़ी थी। बेघर हुए लोगों की माने तो स्थानीय विधायक नरेंद्र गुप्ता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। दोनों ने उनसे वादा किया था कि पहले उन्हें कहीं बसाया जाएगा और फिर उनकी झुग्गियों को हटाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये मकान हमारा ही है। कितना समय हो गया आपको यहाँ? 40 साल, हमारे बाप को 60 साल हो गया, हमें 40 साल की हूँ मैं। ये हमारी बेटी है। मेरे बच्चे हैं 13 साल 15 साल के। ना विश्वास है तो खड़ा करवा दूं मैं बच्चन को अपने। कितना समय हो गया आपको यहाँ? मेरा 60 साल हो गया। तोड़फोड़ की मेरी शादी ब्याह यहीं हुआ, मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए, पढ़ाई जा रही है। किस बात को लेकर के? अब मेरे को तो पता नहीं है। कह रहे हैं जो ये रास्ता बनेगा, रास्ता के लिए हमको चाहिए।